मेडिकल लिखा हुआ था। अच्छा ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम तुम लोग शीट से कर लिए हो, बाकी अभी है? हाँ ना, कुछ बताओ। सिर्फ कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। कितना समय और लगेगा कंप्लीट करने में? सर ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन बाकी रह गया। इस वीक में हो जाएगा ना, और क्या। तो हम लोग नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तुम लोग उसको कंप्लीट करो जो भी बच गया है, और हम लोग नया टॉपिक आयोनिक शुरू करते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम। मेन पार्ट इक्विलिब्रियम का इसी चैप्टर में लाई करता है ये बहुत आसान टॉपिक। जिस तरह से केमिकल आसान है, वैसे ही आयोनिक इक्विलिब्रियम भी वेरी वेरी आसान टॉपिक। लेकिन थोड़ा इसको कॉन्सेप्चुअली समझोगे तब जाकर के ये आसान रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत तरह के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड को, है ना, किसी भी कंपाउंड को अगर हम लोग पानी में अगर घोल देते हैं और वो इफ आयोनिक कंपाउंड हुआ, है ना, या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है, तो वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। जैसे ए बी कंपाउंड है ना, इसको पानी में तुम घोल दिए तो तुमको ये आयंस क्रिएट कर दिया। ए प्लस आयन एक्वेस दिया, बी प्लस आयन, बी माइनस आयन एक्वेस दिया, ठीक है। और ये भी पानी में घुला हुआ है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच में है? इक्विलिब्रियम है तुम्हारा आयंस और अनडिजॉल्व्ड कंपाउंड के बीच में, है ना। एक इक्विलिब्रियम पाया जाता है, इक्विलिब्रियम बिटवीन ए प्लस, बी माइनस एंड ए बी। इनके बीच में इक्विलिब्रियम पाया जाता है। क्योंकि इस इक्विलिब्रियम में आयंस हैं, इस वजह से इस इक्विलिब्रियम को आयोनिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अब आयंस हम लोग को एक तो पानी में घोलने पर मिल रहा, और डिफरेंट तरीके से भी आयन मिल सकते हैं। जैसे अगर आप इसको फ्यूज्ड स्टेट में ले जाओ तो वहां भी आयंस पाए जाते हैं। क्योंकि आयंस पाए जाने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। जिस जहां पे आयंस होगा वहां पे आप पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो आयंस का फ्लो होगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सॉल्यूशन अगर आयन बना रहा है ना, तो इस सॉल्यूशन को आप देखोगे तो ये जो होता है कंडक्टिंग नेचर का होता है, कंडक्टिंग नेचर का होता है। और ऐसे कंपाउंड जो पानी में जाने पर आयंस प्रोड्यूस करते हो, है ना, पानी में घोलने पे आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हल्का फुल्का इंफॉर्मेशन लेना होता है ना, कि कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसका क्या बिहेवियर होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की डिस्कशन कर रहे हैं। क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट? तो ये वैसे सब्सटेंस है जो मोल्टेन या एक्वस स्टेट में, है ना,
substances which allows electricity to pass through its aqueous solution or molten state। क्यों पास करने देते हैं? बिकॉज एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में आयंस होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जब भी इसकी बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, तो उसका इनडायरेक्ट मतलब सीधा होता है कि उसमें आयंस होते हैं। यहाँ पे हम लोग बिकॉज लिख सकते हैं, मतलब इसका दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट का इन अदर टर्म्स कि दे प्रोड्यूस ions in aqueous solution or in molten state। इन मोल्टन स्टेट, ठीक है। तो अब रही बात कि ये इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के मामले में जानते हैं कि वो किसी सब्सटेंस से ज़्यादा इजीली फ्लो करता है, किसी सब्सटेंस से थोड़ा स्लो फ्लो करता है, किसी सब्सटेंस से फ्लो ही नहीं करता है ना। तो क्या ऐसा चीज़ इलेक्ट्रोलाइट में भी है या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में है? बिल्कुल है ना। तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे, मतलब इनकी कैपेसिटी के बारे में कि ये कितना इजीली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएंगे। सो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए आप सीधा समझ सकते हो, द मोर द नंबर ऑफ आयंस, द मोर the number of ions, the easier flow of electricity। सिंपल शब्दों में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, क्वांटिफाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग बोलेंगे जितना ज्यादा आयन रहेगा उतना ज्यादा फ्लो करेगा, ये कंडक्टिंग नेचर शो करेगा, है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट का भी कुछ ना कुछ वर्जन है, तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के वर्जन को देख लेते हैं। एक तो हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, और एक वीक की बात करते हैं। कुछ केस में मॉडरेट की भी बात कर सकते हैं ना, लेकिन हम लोग यही दो कैटेगरी में अभी फिलहाल लेकर के चलेंगे। कुछ केस में मॉडरेट की भी बात कर सकते हैं, लिख भी सकते हो, लेकिन मॉडरेट को डिफाइन करना वेरी डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख तो लेते हैं, लेकिन डिफाइन करना वेरी वेरी डिफिकल्ट होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे? बेसिकली जो हाईली कंडक्टिंग होगा, है ना, जिसका एक्वस सॉल्यूशन हाईली कंडक्टिंग होगा। हाईली कंडक्टिंग का मतलब ज्यादा नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे, ठीक है। अब ज्यादा नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे, इसका मतलब अगर यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम की बात करें और इसके लिए हम लोग केसी अगर डिफाइन कर ले ना, इस इक्विलिब्रियम की बात करें और इसके लिए अगर केसी डिफाइन करें, तो केसी का वैल्यू वेरी वेरी लार्ज हो जाएगा। हालांकि इस केसी का नाम जो है के डिसोसिएशन हम लोग रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है,
तो हम लोग बोलते हैं के डिसोसिएशन विच इज इक्वेलेंट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी। ठीक है, तो अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये लगभग कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन। या फिर आयोनाइजेशन। इस केस में आपका, इस केस में अगर हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, है ना, जैसे अगर मैं ये रिएक्शन लिख रहा हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्विकली रिवाइज भी हो जाएगा। तो ये C है, ये 0 था, ये 0 था, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो लिखेंगे C इंटू 1 माइनस अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा C अल्फा और ये बन जाएगा C अल्फा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर ये लगभग कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता ऑलमोस्ट, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, लगभग 1 हो जाएगा ना। सो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगभग अप्रोक्सीमेटली मेटली 1 हो जाता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की नेचर है। यहाँ पे चूंकि डिसोसिएशन कंप्लीट हो रहा है, डिग्री में बात कर लिए, तो हम लोग कंडक्टिंग नेचर भी बोल लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन इज हाईली कंडक्टिंग, हाईली कंडक्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन वेरी वेरी कंडक्टिंग नेचर का होता है। तो ये 3 टर्म में हम लोग जो है वीक को भी बता सकते हैं ना, और चूंकि बीच वाला है तो इसमें बीच बीच में हम लोग रख देंगे, राइट। सो यहाँ पे वीक की बात अगर करते हो तो हम लोग बोलेंगे निग्लिजिबल, वेरी लिटिल डिसोसिएशन। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is very less than, very less than 1। और थर्ड, ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टिंग लिख सकते हो ना, ऑलमोस्ट बैड कंडक्टर। और मॉडरेट में क्या आ जाएगा, सारी प्रॉपर्टीज को आप बीच में रख दीजिए, है ना। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ठीक है, इसलिए मॉडरेट का बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है ना। कुछ कुछ कंपाउंड हैं जो मॉडरेटली डिजॉल्व होते हैं, बट हम लोग को इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो मेजरली फोकस करना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में, है ना। सो व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स क्या हैं।
इसमें आपके आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, HBr, है ना, एटसेट्रा। फिर स्ट्रॉन्ग बेस आ जाते हैं इसमें, स्ट्रॉन्ग बेस में आपका हो गया सोडियम का बेस, लिथियम का बेस KOH, कैल्शियम के बाद क्या होता है स्ट्रोंशियम, OH एटसेट्रा। ठीक है। फिर आपका सम सॉल्ट्स भी हो जाते हैं जो हाईली कंडक्टिंग नेचर सॉल्यूशन बनाते हैं। NaCl, K2SO4, KNO3 एटसेट्रा। इसमें क्या है आपका, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड आप लोगे, स्ट्रॉन्ग बेस लोगे, तो इनके मिलाने से जो भी सॉल्ट बनेगा, तो उसका सॉल्ट जो होता है हाईली इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर का होता है। हाईली इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर होने की वजह से ये लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाते हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आप सब में वीक वीक लगा दो। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक एसिड्स, जैसे में आपका हो गया ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, लाइक एसिटिक एसिड। ठीक है। आपका HCN हो गया, एटसेट्रा। वीक बेस, वीक बेस में आप लिख सकते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का भी हाइड्रोक्साइड उतना होता नहीं है ना, जिंक हाइड्रोक्साइड, एटसेट्रा। फिर सॉल्ट्स भी हो जाएंगे। एकदम वैसे वैसे सॉल्ट लिखो जिसमें जो है वीक वीक पार्ट आ रहे हो, मतलब जिनको जबरदस्ती बनाया जाता हो। हम लोग CN लिखे, जिंक एसिटेट यहाँ पे लिख सकते हैं ना, जिंक एसिटेट, एटसेट्रा।
तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हो गया। मॉडरेट वगैरह का एग्जांपल लिखना ठीक नहीं है ना, वो सब सारे डेटा पे डिपेंड करते हैं कि डेटा अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। बट इन जनरल आपको जो भी इलेक्ट्रोलाइट वगैरह मिलेगा है ना, उसको आप समझ सकते हो कि वो स्ट्रॉन्ग था या वीक था, वैसे ही मिलेगा। वैसा बहुत कम ही एग्जाम्पल मिलेगा जो आप कम नहीं जानोगे। तो यहाँ पे वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब क्या कैसे, मतलब ये जो डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसोसिएशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसोसिएशन। ठीक है, तो सिंस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम किस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, हम लोग इस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना। तो ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, मतलब ये है कि अगर ये आयंस बन रहे हैं तो सबसे पहली बात इनकी स्टेबिलिटी भी हमको देखनी होगी, है ना। ये जितना ज्यादा स्टेबल होंगे उतना ज्यादा ये प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर इनकी स्टेबिलिटी नहीं हुई तो ये फिर से कंबाइन करके वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो इनके स्टेबिलिटी पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका स्टेबिलिटी, या फिर मान ली जाए कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे कि ये सी था, ये जीरो था, ये जीरो था। क्योंकि इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो के सी आपका फिक्स होगा, है ना। तो न्यूमेरिकली अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को एट इक्विलिब्रियम ये t इक्वल टू 0 पर है, और t इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो ये c इंटू 1 माइनस अल्फा रहेगा, है ना। और ये c अल्फा होगा और ये c अल्फा होगा। सो के सी का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा मिल रहा है ना। तो अब आप देखिए कि अल्फा किन किन बातों पे डिपेंड करता है, के सी और सी पर डिपेंड करता है ना। अगर अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 है तो अल्फा स्क्वायर डायरेक्टली के सी और सी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो के सी और सी पे डिपेंड करता है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन, के सी वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये के सी वैल्यू आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। और सी जो है आपका वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका कॉन्सेंट्रेशन मतलब डाइल्यूशन, कितना ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो उस पर भी डिपेंड करेगा अल्फा, कितना टेम्परेचर आप दे रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा, और इनको आप कितना स्टेबलाइज कर रहे हो उस पर भी डिपेंड कर रहा है ना। तो ये सारे फैक्टर्स को हम लोग नोट करेंगे, है ना। ये सारे फैक्टर्स को हम लोग नोट करेंगे। सबसे पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग रहेगा तो अल्फा ज्यादा मिलेगा, वीक रहेगा तो अल्फा कम मिलेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा इज नियरली 1। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में
अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड कर गया। अब हम लोग नेचर ऑफ सॉल्वेंट लेंगे। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब ये हो रहा है, सॉल्वेंट का रोल क्या है? सॉल्वेंट इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, है ना। तो सॉल्वेंट का कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो आयन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है? उस प्रॉपर्टी का नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सॉल्वेंट विथ हायर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट higher dielectric constant means more stabilizing power, आयन स्टेबलाइजिंग पावर। ये सिर्फ एक तरह के आयन का नहीं है, दोनों तरह के आयन का। मोर आयन स्टेबलाइजिंग, जिस जिस सॉल्वेंट का हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। हालांकि आयोनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्वेंट का मतलब हम लोग वाटर ही रखते हैं, जब तक कि मेंशन ना कुछ किया जाए। ठीक है, सो वाटर के बारे में हम लोग को थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। वाटर के केस में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर ये 80 के इक्वल होता है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक का रोल क्या है? जैसे आप लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स जनरेट होगा उसकी बात करते हैं, कोलम्बिक फोर्स। आप लोग क्या लिखते हैं? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां पे एक और फैक्टर आ जाता है आपका एप्सिलॉन। यही जो होता है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक ऑफ द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। एयर का क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है? गैस कर सकते हो? इस फार्मूला को आप लोग बहुत यूज किए हो। एयर का क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गैस करेंगे? वन, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली हम लोग वन लिया करते हैं ना, और वो एयर के केस में काम करते हैं, सो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वन लेंगे। एयर और वैक्यूम दोनों का प्रैक्टिकली हम लोग वन लेंगे। तो अब देखो, एयर के केस में ये वन है, वाटर के केस में ये 80 है। इसका मतलब वाटर के केस में आयंस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो 80 टाइम्स स्मॉलर होगा। इसका मतलब दे विल बी मोर स्टेबलाइज्ड, है ना। आपस में वो लड़ेंगे फिरेंगे नहीं, इसलिए मोर स्टेबलाइजेशन होगा। इसीलिए वैसा सोलवेंट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है ना, उसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा घुलता है। मतलब वो ज्यादा घुलने का मतलब ज्यादा आयंस प्रोड्यूस कर सकता है। और कोई इलेक्ट्रोलाइट हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते नहीं है, है ना। इसी
सॉल्वेंट, इसीलिए हम लोग वाटर के बारे में ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन रखेंगे। तो दो चीजें हो गई, एक तो हमने देखा कि कितना कौन प्रोड्यूस कर सकता है अपनी ताकत, ये इसकी अपनी ताकत हो गई, ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये हो गया कि दूसरे के भरोसे पर ताकत आया हुआ। अब आते हैं इस इक्वेशन पर, है ना। एक तो हमारा क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और एक कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट लिख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ये कैसे डिपेंड करता है, चूंकि हमने देखा है कि हमारा केसी वैल्यू जो है वो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा है ना। तो सी जितना कम करेंगे तो उससे इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप सी कम कर दोगे तो हमारा ये नंबर तो बढ़ना चाहिए ना, तो सी कम करोगे तो अल्फा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है आपका। सीधी सी बात हो गई है ना, सी कम करेंगे अल्फा ज्यादा मिलेगा, सी बढ़ाएंगे तो अल्फा आपको कम मिलेगा। सो एक जनरल ट्रेंड हम लोग लिखेंगे, है ना, कि ऑन डिक्रीजिंग सी, ऑन डिक्रीजिंग सी, मतलब क्या हुआ, ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम on increasing volume of solution, अल्फा इंक्रीजेस। अल्फा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ा दिए, ज्यादा ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आप लोगे, है ना, तो फॉर ए गिवन कॉन्सेंट्रेशन आपका, फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका अल्फा क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा के सी इक्वल टू सी टाइम्स अल्फा स्क्वायर। अगर हम लोग सी को जीरो को टेंड करवा दे, एस सी टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि आरएचएस मेरा जीरो हो रहा है, तो एलएचएस में क्या होना चाहिए, सी टेंस टू जीरो में ये कुछ भी बनेगा तो ये जीरो बनेगा, तो यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, टेंस टू वन, अल्फा क्या हो जाएगा, टेंस टू वन। अब यहाँ पे हम ये कंडीशन लेकर के नहीं चल रहे हैं कि हमने किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट लिया, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा कि अल्फा टेंस टू वन। इसका मतलब क्या है कि ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट भी जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करने लगता है, ठीक है। दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बस यही कंडीशन है जहां पे वीक जो है स्ट्रॉन्ग की तरह
बिहेव करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट ये याद रखेंगे कि ऑन डिक्रीजिंग सी, है ना, और ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अल्फा इंक्रीजेस। सो ये फैक्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये चीज हम लोग को पढ़ना भी है, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के नाम से। अब लास्ट में आते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के काफी नखरे हैं। इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इन जनरल क्या होता है कि जितना भी डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो इंडोथर्मिक होता, ऑलमोस्ट all dissolution in liquid is endothermic। ठीक है, all dissolution of electrolyte in liquid is endothermic। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि इंडोथर्मिक होगा तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे अल्फा बढ़ना चाहिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे अल्फा बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। तो ये हुआ टेम्परेचर का इफेक्ट। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स थे जो अपने डिसोसिएशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम लोग डिस्कशन कर ही रहे थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट का, तो अब हमारे पास टाइम आ ही गया ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ने का। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, मतलब हम लोग थर्ड नंबर पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं। इनका कहना है कि वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट लीजिए, लेट ए बी वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि एक मॉलिक्यूल से दो आयंस मिले। तो अगर इसको हम लोग इसके एक मोल को या सी मोल को 1 लीटर पानी में घोल दें तो इनिशियली हमारे पास क्या हो जाएगा, सी मोलरिटी हो जाएगा और ए प्लस और बी माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, है ना। अगर अल्फा मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अगर अल्फा मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो ये बचेगा सी इंटू 1 माइनस अल्फा, ये बचेगा सी अल्फा और ये बचेगा सी अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग के सी, जिसको डिसोसिएशन कांस्टेंट आप कहते हैं ना, के डिसोसिएशन, के डिसोसिएशन क्या हो जाएगा आपका,
और ये सिंप्लीफाई करने पर सी से सी एक कट जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा रहेगा। क्योंकि मैं ए बी को वीक इलेक्ट्रोलाइट कर रहा हूं, वी नो दैट वी नो दैट अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 because AB is weak electrolyte. वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे केस में हम क्या लिखेंगे, के डिसोसिएशन ऑलमोस्ट इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, ये तो लगभग 1 हो जाएगा, है ना। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि 1 माइनस अल्फा नियरली इक्वल टू 1। तो तब तो मेरा अल्फा का लगभग वैल्यू कितना हो जाएगा, के डिसोसिएशन बाई सी। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे कि अल्फा, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट सी। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कॉन्सेंट्रेशन हमने 4 गुना कर दिया तब क्या होगा, 5 गुना कर दिया तब क्या होगा, है ना। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको पूछी जाती है। अब यहाँ पे एक बात ये देख सकते हो कि 1 बाई सी क्या होता है आपका, डाइल्यूशन होता, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन रूट ऑफ वॉल्यूम भी हो जाएगा, वेयर वी इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। और के डिसोसिएशन की तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि ये कांस्टेंट होगा किसी भी गिवन टेम्परेचर पर। हाँ, जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तभी जा करके ये चेंज हो सकता है ना। अब इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, वीक एसिड या बेस जो है ना उसका पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उनका डिसोसिएशन वेरी वेरी कम होगा, तो उनका पीएच हम लोग कैलकुलेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन ऑफ पीएच, पीएच पहले डिफाइन कर लेते हैं ना, तभी जाके कैलकुलेट करना सही होगा। क्या होता है पीएच का डेफिनेशन, किसी को पीएच का पता है डेफिनेशन? अरे 10th क्लास में क्या पीएच बताया गया था? नहीं, पीयूष पीएच क्या होता है?
एकदम तुम लोग नहीं जानता पीएच। खैर, पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन, पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन इक्वल टू नेगेटिव logarithm of hydrogen plus ion concentration to the base 10। समझ गया? यही है पीएच का डेफिनेशन, इसी को याद रखना है। पीएच वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं पीएच फाइंड करने के लिए, सिंपल सा। जैसे एक वेरी वेरी वीक एसिड लेते हैं, खैर ये वीक तो है ही, इसी को ले लेते हैं ना। के डिसोसिएशन ऑफ, के डिसोसिएशन फॉर CH3 COH दिया हुआ हम लोग को 1.8 इंटू 10 की पावर -5, और कितना मोलर सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH which has been taken is equal to 10 की पावर 6 मोलर। ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। हमको पीएच फाइंड करना, फाइंड पीएच। तो हम लोग क्या कहेंगे कि CH3COH will be in equilibrium with CH3COO माइनस और H प्लस। तो अपने पास कॉन्सेंट्रेशन C है तो ये सब जीरो है। जब हम लोग अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मानेंगे तो ये C अल्फा इक्विलिब्रियम पे बन जाएगा। तो यहाँ पे के डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? वैसे भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्फा जो होता वेरी वेरी कम लेना है ना, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉलर नंबर। तो अल्फा अगर वेरी वेरी स्मॉलर नंबर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1, बिकॉज ये वीक एसिड है, तो हम लोग लिखेंगे अल्फा इज नियरली इक्वल टू रूट ओवर के डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय सी। अल्फा कितना हो गया, रूट ओवर के डिसोसिएशन 1.8 इंटू 10 की पावर -5, ये हो गया तुम्हारा 10 की पावर -6। सिंप्लीफाई करिए, 1.8 इंटू 10 की पावर 1.8, ये √18 हो गया। √18 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है? 4.1 बहुत है, या 4.2 ले लें, 4.2 लेते हैं।
नियरली 4.2, ठीक है। लेकिन पीएच कैलकुलेट करने में हम लोग को लॉग टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट हम लोग अभी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, वो C अल्फा के बराबर होगा। C अल्फा कितना हो जाएगा, 4.2 इंटू C का वैल्यू है 10 की पावर -6, तो ये बन गया आपका 4 इंटू 2 10 की पावर -6 मोलर। ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हुआ। इसलिए पीएच कितना हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ 4.2 इंटू 10 की पावर -6। लॉग के बारे में तुम लोग जानते हो, लॉग सॉल्व करना जानते हो, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी लॉग का। यस सर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे log 10 की पावर -6 को अलग कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 6 माइनस log ऑफ 4.2 टू बेस 10, और log ऑफ 2 का वैल्यू कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, 0.3। 0.3। तो log 4 का कितना हो जाएगा, उसका डबल कर देंगे, और ये यस। लगभग कितना हो गया, 5.4 pH आ गया, है ना। मतलब वेरी लेस एसिडिक है, वेरी वेरी लेस एसिडिक, समझ गए। तो इस तरह से इसका हम लोग सिंपल तरीके से यूज कर सकते हैं ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का। अब आइए, तो ये हुआ ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और हमने एसिड से इसको रिलेट किया है। तो अब थोड़ी बहुत हम लोग एसिड के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लेंगे कि एसिड बेसिस का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या कॉन्सेप्ट होता है। एसिड्स बेसिस थ्योरी, इससे मेजरली हम लोग को 3 थ्योरी पढ़ना है ना। छोटा छोटा 3 थ्योरी है, तीनों थ्योरी को हम लोग शॉर्ट में देख लेंगे। सबसे पहला आपका आरहेनियस कॉन्सेप्ट। आरहेनियस कॉन्सेप्ट में क्या कहता है, इनका कहना है कि कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन प्लस दे, है ना, इनका कहना है कि एसिड उसको कहेंगे which produces H plus in water, which produces H plus proton in water। ठीक है, H प्लस इन वाटर। हालांकि कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखना चाहिए ना, सिर्फ H प्लस काफी है। विच फर्निश H प्लस इन वाटर, और बेसिस क्या है, OH माइनस। which produces OH minus in
वाटर। इनका इतना ही कहना था, आर्हेनियस का। इनका कहना था कि अगर आप HA लेते हैं, है ना, इसका एक्वस सॉल्यूशन, तो इट विल बी इन इक्विलिब्रियम विथ H प्लस एक्वस एंड A माइनस एक्वस। बस इतना ही इनका कहना था। दूसरी कॉन्सेप्ट जो आती है, दूसरी कॉन्सेप्ट जो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी की है। इसको प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इससे हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। इनका कहना है कि एसिड वो सारे हैं जो प्रोटॉन डोनर है। प्रोटॉन डोनर को हम लोग एसिड कहेंगे। बेस किसको कहेंगे? प्रोटॉन एक्सेप्टर को। जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? बेस कहेंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग सिर्फ प्रोटॉन पर फोकस करते हैं। हम लोग को OH माइनस आयन पे इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा पिक्चर ज्यादा क्लियर होता है। कैसे? एसिड बेस रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ पे एसिड बेस के रिलेटिव कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी दिया गया था। जैसे मान ली जाए कि H2O प्लस HCl हमने लिया और ये हाइड्रोनियम आयन बनाया और Cl माइनस बनाया। अब देखो क्या हो रहा है, HCl डोनर का काम कर रहा है ना, H प्लस का। अगर हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो H प्लस डोनर कौन है? HCl है। सो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? एसिड। ये आपका एसिड है। बट ये जो H प्लस दिया उसको किसने एक्सेप्ट किया? H2O ने एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे H2O बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे H2O बेस की तरह काम कर रहा है। अब RHS में देखो आप, यहाँ पे प्रोटॉन कौन किसको दे रहा है? Cl माइनस अकेला था जो प्रोटॉन ले लिया H3O प्लस से और ये HCl बन गया, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि Cl माइनस जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और यहाँ पे ये प्रोटॉन इसको दे रहा है, तो ये क्या हो गया? एसिड हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रिलेटिव एसिडिटी और रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एसिडिटी और बेसिसिटी की बात नहीं करेंगे, वो अलग चीज है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस हम लोग लिखते हैं, ये बेटर होगा। रिलेटिव कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेस is portrayed through above example। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे OH माइनस आयन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एसिड और बेस कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं पे अगर एसिड एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पे कोई ना कोई बेस जरूर एग्जिस्ट कर रहा है। विदाउट एसिड देयर वोंट बी बेस, विदाउट बेस देयर वोंट बी एसिड। ये ब्रॉन्स्टन लॉरी का कहना था। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप लोग पहचानिएगा बेस कौन सा, एसिड कौन सा है। तुम लोग कहां पर तक सुने थे? Relative concept of acid and base is तो बताना है portrayed यहाँ वहाँ तक। पर कौन एसिड की तरह बिहेव कर रहा और कौन बेस की तरह बिहेव कर रहा है। इस एग्जांपल में NH3 क्या होगा? ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है या डोनेटर है? Acceptor। एक्सेप्टर है, इसका मतलब ये बेस हुआ। Yes sir। H2O क्या हुआ? Acid। एसिड। NH4 प्लस Acid। और OH माइनस बेस हो गया, है ना। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट दिया जाता है, जस्ट टर्म है ना, कुछ अच्छा चीज नहीं है, वो टर्म हम लोग को क्लियर रखना। कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। इस पे कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे हम लोग इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, NH3 वाले को दोबारा। अब देखो, ये आपका बेस और ये आपका एसिड है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? एक प्रोटॉन का डिफरेंस है।
डिफर बाय सिंगल प्रोटॉन, डिफर बाय सिंगल प्रोटॉन। जब एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो तो उस पेयर को हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस बोलते हैं। तो इसमें आपका क्या हो गया, इस एसिड के लिए ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। NH3 के लिए NH3 is conjugate base for NH4 प्लस, और उल्टे टर्म में बोलेंगे हम लोग NH4 प्लस is conjugate acid for NH3। ठीक इसी तरीके से अगर हम H2O को OH माइनस आयन के रिस्पेक्ट में बोले तो क्या होगा, H2O कॉन्जुगेट एसिड होगा या बेस होगा? conjugate acid, ये एसिड का काम कर रहा है ना, और ये बेस का काम कर रहा, तो कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे। वेरी गुड। और उल्टा अगर हम लोग बोलेंगे तो OH माइनस इज कॉन्जुगेट बेस फॉर H2O। इसमें तुम लोग कोई दिमाग नहीं लगाना है कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। जो पूछा जाएगा चुपचाप उसमें से एक प्रोटॉन ऐड कर देना या फिर निकाल करके जवाब अपना दे देना, कोई दिमाग नहीं लगाना है। जैसे हाइपोथेटिकली अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्जुगेट बेस ऑफ CH3 माइनस क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड बताना है इसका। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ CH3 माइनस क्या होना चाहिए? सोच करके बताओ। वेरी गुड यशी। प्राची थोड़ा सा और सोचो। स्वाति वेरी गुड। और सोचो प्राची। H प्लस आयन का डिफरेंस होना चाहिए।
और सोचो सृष्टि। NH4 पे कहां से चला आया तुम पीयूष? CH3 का बात हो रहा है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्षा वेरी गुड। अरे ऊपर में देखो ना किस तरह से लिया गया है, उस एग्जाम्पल से समझो। मतलब H प्लस निकाल लिए, H प्लस निकालने के बाद जो बचा वो बेस बचा, निकालने से पहले जो था वो एसिड था। अगर बेस में H प्लस डाल दिए तो जो मिला उसका कॉन्जुगेट एसिड मिला। वेरी गुड सृष्टि। देखिए दो ही काम है, या तो ये H प्लस लेगा या फिर देगा, है ना। तो हम दोनों रिएक्शन को लिख लेते हैं, पता चल जाएगा क्या होना चाहिए। मान लीजिए CH3 माइनस है, ये H प्लस लिया तो ये क्या बनाएगा, CH4 बनाएगा, है ना। अगर ये H प्लस लिबरेट किया तो ये क्या बनाएगा, CH2 माइनस प्लस H प्लस बनाएगा, है ना। तो अब ये बताओ कि इस केस में, सेकंड केस में CH3 एसिड की तरह बिहेव कर रहा है या बेस की तरह बिहेव कर रहा है? प्राची, एसिड। एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, क्यों? चूंकि प्रोटॉन डोनर है एसिड। तो ये बेसिकली CH2 माइनस के लिए कॉन्जुगेट एसिड, और इसके लिए CH2 माइनस जो है वो कॉन्जुगेट बेस है ना। इस एसिड के लिए ये बेस है। इस केस में अगर हम देखेंगे तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये बेस का काम कर रहा है और ये एसिड का काम कर रहा है। तो कॉन्जुगेट एसिड CH3 माइनस का क्या हो जाएगा, CH4। समझ में आया प्राची? यस सर। पीयूष, यस सर। एक और बताना तुम लोग, ये पूरा हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल लेकर के तुमसे पूछा जाएगा कुछ भी, लेकिन करना वही है, H प्लस ऐड करना है, माइनस करना है। Cl माइनस के लिए कॉन्जुगेट एसिड बताएं। HSO4 के लिए कॉन्जुगेट एसिड बताएं। HSO4 माइनस के लिए कॉन्जुगेट बेस बताएं।
यस सी लास्ट वाला इनकरेक्ट है। Yes, sir. पीयूष का मोस्ट ऑफ द इनकरेक्ट है। प्राची का सारा करेक्ट है। वेरी गुड। हाँ यस ही करेक्ट हो गया, वेरी गुड। वर्षा वेरी गुड। सृष्टि का लास्ट वाला इनकरेक्ट है। स्वाति करेक्ट है। पीयूष करेक्ट करो जी। तुम्हारा घर देवी स्थान की तरफ है सृष्टि। हाँ पीयूष ठीक है। सेकंड वाला गड़बड़ कर दिए, फिर उल्टा सोच ही रहे हो तुम, उसको सीधा करो। H प्लस ऐड करने से बेस बनता है, H प्लस निकालने से, और H प्लस ऐड करने से एसिड बनता। मैं लिख ही देता हूं तुम्हारे लिए, है ना, तुम्हारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। बेस प्लस H प्लस करने से कॉन्जुगेट एसिड मिलता है। एसिड से एक H प्लस निकालने से कॉन्जुगेट बेस मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि एडिशन ऑफ H प्लस से गिव्स कॉन्जुगेट एसिड, रिमूवल ऑफ H प्लस गिव्स कॉन्जुगेट बेस। बस इतना ही याद रखना है। अब इसमें कॉन्जुगेट एसिड हमको लाना है तो क्या करना पड़ेगा पीयूष? कॉन्जुगेट एसिड लानी है तो क्या करना पड़ेगा, बोलो पीयूष? H प्लस ऐड। H प्लस ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? बेस। अरे बेस तो मिल जाएगा, बेस मिलेगा, एसिड मिलेगा ना। ये कंपाउंड प्रिडिक्ट कर पाते हो कि कौन सा कंपाउंड होगा? यस सर। तो HCl इसके लिए कॉन्जुगेट एसिड हुआ, ये समझ में आया? यस सर।
अब बताओ H2HSO4 माइनस के लिए कॉन्जुगेट एसिड चाहिए तो क्या करूंगा मैं? H प्लस ऐड करूंगा, यस सर। क्या मिलेगा, कौन सा कंपाउंड मिलेगा बताओ? H2SO4। H2SO4, कोई चार्ज वगैरह? नो सर। अब इससे H प्लस निकाल लेना है, तो H प्लस निकालने से क्या हो जाएगा, ये H हट जाएगा तो SO4 बचेगा और एक चार्ज भी आ जाएगा, सो SO4 2 माइनस कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, है ना। इसी तरह से सोचना है कॉन्जुगेट एसिड बेस में। तो आज हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं और आप लोग जो है अपने मॉड्यूल का इंट्रोडक्शन एंड ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन तक कर सकते हो, लेकिन आपको लॉग टेबल लेकर के बैठना होगा, नहीं तो अंदाजा लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो पहले देखना अंदाज लगाने से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, अगर नहीं चलेगा तब लॉग टेबल यूज कर लेना। होम असाइनमेंट, एक से लेके 20 तक। आज इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे। थोड़ा ढोलक उलक देखो। कोई डाउट वगैरह भी है? प्राची, 80 वर्षा, किसी किसी कोई डाउट वगैरह भी है? तो तुम मुझे क्यों मैसेज कर रही हो सृष्टि? तुमको जिसको बताना उसको तो मैसेज करो। सर देख नहीं रहा था, वो आ गया था तो हमको पता नहीं चला कि आप कुछ बोले हैं या नहीं, तो हम यसी से पूछ रहे थे। अच्छा, तो किसी को कोई डाउट वगैरह भी है? सर पिछले चैप्टर से। पिछले चैप्टर में ही, और क्या? आज के चैप्टर में अगर डाउट है तो आज वाला हम पूछ सकते हो। सर कंजुगेट एसिड बेस फिर से बता दें। एक लाइन में याद रखना है, डिफरेंस H प्लस का होना चाहिए, सिंगल H प्लस का। कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पे डिफर बाय सिंगल H प्लस। स्टेटमेंट पर ध्यान दो, एग्जाम्पल पर नहीं। स्टेटमेंट क्या है? when two compounds या ions compound differ by single H plus, then they are conjugate acid base pair. एसिड बेस पेयर। ये स्टेटमेंट याद रह पाएगा तुमको? अब जिसके पास H प्लस ज्यादा अमाउंट में होगा, है ना, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। मोर H प्लस, मोर H प्लस मीन्स कॉन्जुगेट एसिड। Ca लिख देता हूं, मतलब दो कंपाउंड में अगर H प्लस का डिफरेंस है तो जिसके पास ज्यादा H होगा या H प्लस होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे।
लेस H प्लस मीन्स कॉन्जुगेट बेस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जब भी कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाएगा तो हमको H प्लस बढ़ाना होगा ना। हमको जब भी कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाएगा तो H प्लस बढ़ाना होगा, तो इसमें H प्लस बढ़ा दो। H प्लस बढ़ाने के बाद क्या मिलेगा, जो मिलेगा वो लिख देना, वही कॉन्जुगेट एसिड हो गया इसके लिए। फिर कॉन्जुगेट एसिड पूछा है, फिर से हम बढ़ा दिए। कॉन्जुगेट बेस पूछा है, घटा दिए, है ना। जिसके पास कम रहेगा H प्लस वो बेस का काम करेगा। अब मैं कुछ एग्जांपल तुमसे भी पूछ लेता हूं। इतनी बात समझ में आया पीयूष? यस सर। पक्का? एकदम कोई जान नहीं है आवाज में, बिल्कुल जानलेस आवाज है। थोड़ा खाओ पियो, तंदुरुस्त रहो। बीमार हो क्या? नो सर। हाँ, थोड़ा एकदम बोलना है टनाटन। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, तुम ही बताना सिर्फ। NH2 माइनस NH3 माइनस में कौन एसिड है और कौन बेस है? किसमें ज्यादा नंबर ऑफ H है? NH3 तो NH3 किसका काम करेगा? कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड हो गया। ये किसका काम करेगा? कंजुगेट बेस। बस इतना ही है, ठीक है। और बाकी चीजों पर हमने डिस्कशन नहीं किया, है ना। अगर इतनी बात आप समझ चुके हो तो आप सही ट्रैक पर हो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। समझ गया? यस सर। हाँ, और किसी बच्चे को परेशानी? नहीं? चलिए, हैव ए नाइस डे।